बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ हमास और इसराइल के दरमियान जंग छिड़ गई। हमास ने इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन तूफानुल अक्सा शुरू कर दिया। हमास का इसराइली इलाकों में 20 मिनट में 5000 रॉकेट फायर करने का दावा। गजा से इसराइल पर रॉकेट हमले, 4 अफराद हलाक जबकि दर्जनों जख्मी हुए हैं। हमास का ये दावा है कि हमलों की जद पर मुतादिद इसराइली इलाके आए हैं। हमास रहनुमा का ये कहना है कि इसराइल ने 2007 से गजा का मुहासरा कर रखा है, अब फैसला कर लिया है कि बस बहुत हो गया। जबकि इसराइली फौज का ये बयान सामने आया है कि कई अस्करियत पसंद इसराइली इलाके में घुस आए हैं। इसराइल के तुलोर्स में सायरन बज उठे, जंगी अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमास ने इसराइल के एक पुलिस स्टेशन का कंट्रोल संभाल लिया, ऐसा बताना है इसराइली हुकाम का। जबकि अरब मीडिया की जानिब से रिपोर्ट किया गया है कि इसराइली वज़ीर दिफा ने रिजर्व फौजियों को तलब करने की मंजूरी दे दी है। इसराइल की जवाबी कार्रवाई की धमकी, गजा में हदफ को निशाना बनाने का ऐलान किया गया है। तो हमास और इसराइल के दरमियान जंग छिड़ चुकी है। हमास ने इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन तूफानुल अक्सा शुरू कर दिया है। हमास का इसराइली इलाकों में 20 मिनट में 5000 रॉकेट फायर करने का दावा। गजा से इसराइल पर रॉकेट हमले, 4 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हुए हैं। हमलों की जद पर मुतअद्दिद इसराइली इलाके आए हैं। हमास की जानिब से यह दावा किया जा रहा है इसराइल ने 2007 से गजा का मुहासरा कर रखा है, अब फैसला कर लिया है कि बस बहुत हो गया। हमास रहनुमा की जानिब से ये कहा गया है। जबकि इसराइली फ़ौज ने यह बयान दिया है कि कई अस्करियत पसंद इसराइली इलाके में घुस आए हैं और जंगी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसराइल के तूर अर्ज में सायरन भी बज उठे हैं। हमास ने इसराइल के एक पुलिस स्टेशन का कंट्रोल संभाल लिया है, जबकि इसराइली वज़ीर दिफा ने रिजर्व फौजियों को तलब करने की मंजूरी भी दे दी है। अरब मीडिया की जानिब से यह रिपोर्ट किया जा रहा है। जबकि इसराइल की जवाबी कार्रवाई की धमकी और गजा में हदफ को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया गया है। फ़लस्तीनी जंगजू गजा की पट्टी के करीब वाक़े यहूदी बस्तियों में भी दाखिल हो चुके हैं और सड़कों पर गश्त किया जा रहा है। तो हमास ने इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन तूफानुल अक्सा शुरू कर दिया है और हमास ने इसराइली इलाकों में 20 मिनट में 5000 रॉकेट फायर करने का दावा किया है। जबकि गजा से इसराइल पर रॉकेट हमले में 4 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हुए हैं। हमास और इसराइल के दरमियान जंग छिड़ गई है। हमास ने इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन तूफानुल अक्सा शुरू कर दिया और हमास का इसराइली इलाकों में 20 मिनट में 5000 रॉकेट फायर करने का दावा। गजा से इसराइल पर रॉकेट हमले, 4 अफराद हलाक जबकि दर्जनों जख्मी हुए हैं। हमास की जानिब से दावा किया गया है कि हमलों की जद पर मुतादिद इसराइली इलाके आए हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमास और इसराइल के दरमियान जंग छिड़ गई है, ऑपरेशन तूफानुल अक्सा शुरू किया गया है हमास की जानिब से, क्या कहेंगे आप इस पर? जी, आई थिंक फ़लस्तीनी लीडरशिप ने इसको उसका दिया है अल-अक्सा फ्लड, और अगर आप इनकी स्ट्रेटजी भी देखें तो बिल्कुल एक फ्लड की तरह उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त जो फ़लस्तीनी लीडरशिप है और हमास की मेनली इसमें जो ग्रुप्स हैं, उन्होंने 3 एवेन्यूज से इस पे असॉल्ट किया है। इसमें सी भी है, इसके अंदर ग्राउंड बेस्ड ऑपरेशन है और फिर ग्लाइड्स पे आपने कुछ वीडियो देखे होंगे बाय एयर भी लोग आए हैं। और कल यौम कपूर था इजराइल का और आज उनका आई थिंक पहला हफ्ता है, अर्ली मॉर्निंग ये शुरू हुआ मेरे ख्याल नमाज के बाद। इसमें बड़ी बात यह है कि इसमें 5000 से ज़्यादा टारगेट्स एंगेज किए गए हैं। जो उसके अलावा जो है जो ग्राउंड फोर्सेस हैं हमास की, उन्होंने कुछ मिलिट्री बेसिस में इक्विपमेंट कैप्चर किया है, टैंक्स कैप्चर किए हैं और 1-2 जगह हमने देखा कि F-16 को भी ट्रॉली पर डाल के तो वो शो कर रहे थे। और सो इसका मतलब है कि हमास और फ़लस्तीनियन जो है वो इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, क्योंकि अगर बैकग्राउंड में आप देखें बड़े अरसे से पिछले 10 सालों में आई थिंक हज़ारों फ़लस्तीनी उनके घरों में मार दिया गया, उनके बच्चों को शहीद किया गया। इसी तरीके से उनकी ख़वातीन को आपने देखा है बेइज्जत किया जाता है सड़कों पे। अपने ही इनके इलाके हैं और एक ऑक्यूपाइंग फोर्स है, जैसा भारत ने कश्मीर पे कब्जा किया, तकरीबन सिमिलर सिचुएशन है। लेकिन इजराइल की जो हाई हैंडेडनेस है इसको कभी चेक नहीं किया गया। अभी कॉरिडोर्स की बात हो रही है जी कि भारत से मिडल ईस्ट और वहाँ से इजराइल की पोर्ट से जाता हुआ कॉरिडोर जाएगा, वो जो है यूरोप जाएगा। तो उन्होंने देख लिया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी तो हमारी सुनने को तैयार नहीं है और जोर जबरदस्ती अभी जो है ऑक्यूपेशन वाली जो है इजराइल की, इसको जस्टिफाई किया जा रहा है। सो आई थिंक दैट इज डू और डाई सिचुएशन फॉर देम। और इसमें जो रिस्पांस है इट इज स्ट्रेटेजिक सरप्राइज। मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती जिस तरीके से ये 4th इंतफादा भी कहा जा रहा है, बिकॉज से पहले 3 इंतफादा हो चुकी हैं। जो रेजिस्टेंस मूवमेंट है ज़्यादा वो पोलिटिकल रही है। सो ऑल टोल्ड अभी इवॉल्विंग सिचुएशन है और इसमें इजराइल के लिए बहुत बड़ा शौक भी है, हजीमत भी है कि ये कहते हैं हमारा, इन्होंने एक डोम भी बनाया हुआ है जी कि कोई रॉकेट भी नहीं आ सकता।
तो आई थिंक अल्टीमेटली फलस्तीनियंस ने डिसाइड किया कि बजाय इसके कि हमको हमारे बच्चों को घरों में शहीद किया जाए, हम निकल के जो है अपनी आज़ादी की तरफ मूव करते हैं और शायद दुनिया को एहसास हो जाए कि ये सिस्टम जो है इस तरीके से नहीं चल सकता। तो वकार खान साहब, हमने देखा कि अभी तक तो स्ट्रगल जारी है, लेकिन उस तरीके से कामयाबी तो नहीं मिल सकी जिस तरह से आपने कहा, अभी बात भी की है। आपको क्या लगता है कि इस दफ़ा ये जो जिद्दोजहद शुरू की गई है, इसमें कितने इनको ब्राइट जो इम्कानात हैं वो नज़र आ रहे हैं जिसकी वजह से ये स्ट्रगल शुरू की गई दोबारा से? जी, ये जो मूवमेंट्स होती हैं, बिकॉज दिस इज अ नेशनल मूवमेंट, ये ऐसा नहीं है कि कुछ ग्रुप्स हैं। इसमें अभी कुछ फिगर्स बता रहे हैं कि 35,000 इनके जो फिदायीन उन्होंने पेनिट्रेट किया, विच इज अ ह्यूज नंबर। और वॉरफेयर का कम्प्लेक्शन भी चेंज हो गया। अभी वॉरफेयर उस तरह नहीं है कि आप जो है हर दफा टैंक और जहाज से ही करेंगे। अर्बन वॉरफेयर एक बहुत मुश्किल वॉरफेयर होता है फॉर डिफेंडिंग। इसराइल की जो फोर्सेस, अभी इसराइल ने एक और ऐलान किया है, देयर ऑर्डर फॉर जनरल मोबिलाइजेशन, जिसका मतलब है ये पहली दफा हुआ है। आई थिंक अरब इसराइल वॉर 1973 के बाद फर्स्ट टाइम इसराइल ने जनरल मोबिलाइजेशन का ऐलान किया। इसका मतलब है कि अभी वो आई थिंक सिविलियंस को भी शामिल करेंगे। तो दूसरा ये है कि जो फलस्तीनियन स्ट्रेटजी है वो सैचुरेशन ऑफ रिस्पॉन्स है। इसमें यानी आप इतने डायरेक्शन से हमले करें, फ्रॉम एयर, फ्रॉम ग्लाइडर्स, फ्रॉम सी, कि दुश्मन को जो है बिल्कुल समझ ना आए, और एक टोटल स्ट्रेटेजिक सरप्राइज है। अभी देखना है, चूंकि इवॉल्विंग सिचुएशन है कि इसके अंदर इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या स्टांस लेती है। उसके बाद इसराइल का रिएक्शन भी शुरू हो जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली इनकी एयरफोर्स अभी हिट करेगी गाजा पे सिविल आबादियों को और वेस्ट बैंक को। और खबरें सुनने में आ रही हैं कि नॉर्थ से जो है हिजबुल्लाह भी शायद कोई फ्रंट खोल दे। और मे भी इसके अंदर फिर आपको शायद पता होगा कि 2 दिन पहले सीरिया में इसराइल ने एक अटैक किया था और इसमें इनकी एकेडमी में कैडेट्स को 200 कैडेट्स को शहीद किया गया। तो मे भी अभी रीजनल कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हो जाए। जी सर, साथ ही मौजूद रहिएगा। दिफाई तज्जियाकार मारिया सुल्तान ने भी हमें ज्वाइन किया है। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमास और इसराइल के दरमियान जंग छिड़ गई है, ऑपरेशन तूफानुल अक्सा शुरू कर दिया गया है। क्या समझती हैं आप, इसके क्या नताइज निकलेंगे? देखिए, अभी तो ये शुरुआत है। ये साफ मुनसर है कि हमास को इलाकाई ताकतों, बिलखुसूस अरब और ईरान की तरफ से कितनी सपोर्ट हासिल है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इस हमले से जो चीज़ वाज़ेह होती है वो ये कि मशरक़ वस्ता के अंदर एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी फील आई है, जिसमें जो अब्राहम अकॉर्ड्स की वजह से इसराइल का एक तरह से आप कह सकते हैं मशरक़ वस्ता के मशरक़ में आना शायद इतना कामयाब नहीं हुआ, ना ही इतना मौसर हुआ। इसके साथ साथ अंदरूनी तौर पर भी इसराइल के अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो है रेजिस्टेंस मौजूद है। तो ये तमाम चीजें इस बात की काफी सबसे आखिर में उनकी कोशिश थी कि मस्जिद अक्सा को जो है वापस इसराइली कंट्रोल में लिया जाए, ये उसका भी नतीजा है। जी, अगर इसराइल की जानिब से कोई जवाबी कार्रवाई होती है, जैसा कि धमकी दी जा रही है कि गजा को निशाना बनाएंगे, तो फिर हालात किस तरफ जाएंगे? देखिए, इसराइल यकीनी तौर पे इसकी जवाबी कार्रवाई तो करेगा, क्योंकि इस वक्त जो इसराइली हुकूमत है वो इंतहा पसंद है। उसके साथ साथ एक बुनियादी वजह से ये भी है कि चाहते थे कि वेस्ट बैंक के अंदर जितने भी फलस्तीनी मौजूद हैं उनको उनके घरों से बाहर निकाला जाए। तो ये जवाबी कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि जब तक हमास इसका एक वाज़ेह रद्द-ए-अमल देता रहेगा, तब तक जितनी भी इलाकाई ताकतें हैं, चाहे वो मिस्र है, बाकी ममालिक हैं, वो सब ही हमास के साथ ताबन करेंगे। अगर वो ताबन करते हैं तो इसराइल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है। जी, बहुत शुक्रिया। मारिया सुल्तान दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थी, जबकि ब्रिगेडियर रिटायर वकार खान ने भी हमें ज्वाइन किया। आपका भी शुक्रिया। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ बैटिंग जारी है। अफगानिस्तान ने 6 विकेटों के नुकसान पर 138 रन बना लिए हैं। इब्राहिम जदरान 22, रहमत शाह 18 रन बनाकर आउट हुए हैं। हशमतुल्लाह 18 और रहमानुल्लाह गुरबाज 47 रन बनाकर आउट हुए हैं। तो अफगानिस्तान के बांग्लादेश के खिलाफ इस वक्त बैटिंग जारी है। अफगानिस्तान ने 6 विकेटों के नुकसान पर 138 रन बना लिए हैं। इब्राहिम जदरान 22 और रहमत शाह 18 रन बनाकर आउट हुए हैं, जबकि हशमतुल्लाह ने 18 रन बनाए हैं और रहमुल्लाह गुरबाज 47 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। इस वक्त बैटिंग जारी है। अफगानिस्तान के शुमाल मगरबी इलाकों में 6.2 शिद्दत का ज़िलज़िला, ऐसा बताना है गैर मुल्की मीडिया का। ज़िलज़िले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है।
ये भी बताया गया है ईरान और तुर्कमानिस्तान में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। गैर मुल्की मीडिया की जानिब से ये तफसीलात फराहम की गई हैं। अफगानिस्तान के शुमाल मगरबी इलाकों में 6.2 शिद्दत का ज़लज़ला आया है, ऐसा बताना है गैर मुल्की मीडिया का। ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि ईरान और तुर्कमानिस्तान में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। गैर मुल्की मीडिया की जानिब से ये रिपोर्ट किया गया है अफगानिस्तान के शुमाल मगरबी इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और ज़लज़ले की शिद्दत बताई गई है 6.2 और ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। वेलकम बैक। रावलपिंडी में थाना टेक्सला के इलाके में गाड़ी से धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है। थाना टेक्सला पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके गाड़ी तहवील में ले ली है। इसी हवाले से तफसीलात जानते नुमाइंदा अवैस अब्बासी से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये थाना टेक्सला की पुलिस ने जो है 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया। मुल्ज़मान जो है खैबर पख्तूनख्वा से धमाका खेज मवाद लेकर रावलपिंडी दाखिल हो रहे थे। गिरफ्तार मुल्ज़मान का नाम इकबाल और आमिर है। इनको पुलिस ने अरेस्ट किया। उनके साथ से जो है भारी मिकदार में जो है धमाका खेज मवाद जो है बरामद किया है। इस हवाले से पुलिस का ये कहना है कि अभी जो है बरामदगी के हवाले से तहकीकात जारी है और मज़ीद इंकशाफात भी हो सकते हैं। जी अवैस अब्बासी, बहुत शुक्रिया आपका। एडमिरल नवीद अशरफ ने पाक बहरिया की कमान संभाल ली। तब्दीली कमांड की तकरीब में एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने पाक बहरिया की कमान एडमिरल नवीद अशरफ के हवाले की। नए नेवल चीफ अहम कमांड और स्टाफ ओहदों पर काम करने का वसी तजुर्बा रखते हैं। गैर मामूली पेशा वराना खिदमात और बहादुरी के एतराफ़ में हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री और तमगा बसालत से नवाजा गया। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक वाइस एडमिरल नवीद अशरफ को एडमिरल के ओहदे पर तरक्की देकर पाक बहरिया के नए सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। PNS जफर इस्लामाबाद में तब्दीली कमांड की पुरवकार तकरीब हुई। एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने पाक बहरिया की कमांड एडमिरल नवीद अशरफ के हवाले की। एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के 23वें सरबराह मुकर्रर हो गए। एडमिरल नवीद अशरफ ने 1989 में पाक बहरिया की ऑपरेशंस ब्रांच में कमीशन हासिल किया। वो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, अमरीकी नेवल वॉर कॉलेज और बरतानिया के रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज से फारिगुल तहसील हैं। एडमिरल नवीद अशरफ अहम कमांड और स्टाफ ओहदों पर काम करने का वसी तजर्बा रखते हैं। पाकिस्तान फ्लीट और कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी के फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। एडमिरल नवीद अशरफ डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशंस, डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ट्रेनिंग एंड पर्सनल, डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिन और डेप्यूटी प्रेसिडेंट नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के ओहदों पर फायज रह चुके हैं। वादी नीलम में बारिश के बायस सर्दी में इजाफा। हर गुजरते दिन के साथ टेम्परेचर गिरता जा रहा है और सर्दी में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। मज़ीद बता रहे हैं आफ्ताब मुगल। मौजूद है वादी नीलम में। यहाँ पर मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आज हफ्ते से बारिश की पेशगोई की थी, जबकि अगर इस वक्त की बात की जाए तो इस वक्त आसमान में गहरे बादल छा चुके हैं और हल्की बारिश का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अठमकाम, कुंडलशाही, चलियाना, लेसवा की बात की जाए तो वहाँ पर भी बादलों ने डेरे जमा लिए हैं, जबकि अपर वैली, केल, तावबट, शारदा, सुरगन की अगर बात की जाए तो इस वक्त यहाँ पर वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए सर्दी की तो यहाँ पर हर गुजरते दिन के साथ टेम्परेचर की अगर बात की जाए टेम्परेचर गिरता जा रहा है और सर्दी में इजाफा होता जा रहा है और मौसम बाज़ाब्ता तौर पर मौसम सरमा में दाखिल हो चुका है। अगर बात की जाए यहाँ पर वादी नीलम की खूबसूरती की, एक जानिब बारिश के साथ वादी नीलम का मौसम दिलफरेब मनाजिर पेश कर रहा है, लेकिन सर्दी में यहाँ पर ठीक ठाक इजाफा हो चुका है। अगर बात की जाए मौसम का हाल बताने वालों की तो मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक यहाँ पर आज शाम तक वादी नीलम में वक्फे से रिहायशी इलाकों में बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। जी आगे बढ़ते हैं। ML1 की लागत 9 अरब डॉलर से कम होकर 6.6 अरब डॉलर तक महदूद किए जाने का इम्कान है। चाइनीज हुकाम वन बेल्ट वन रोड कॉन्फ्रेंस के बाद प्लानिंग कमीशन से नजरसानी शुदा प्लान शेयर करेंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मुदस्सिर अली राना से। जी मुदस्सिर, बताइएगा। ML1 की लागत में 2.4 अरब डॉलर कमी का इम्कान है और ज़राए की जानिब से बताया गया है, जो कि
ML1 की लागत मजमूई तौर पर 9 अरब डॉलर तक पहुंच गई थी। चाइनीज़ और प्लानिंग कमीशन हकाम के दरमियान जो नज़रसानी मुआहदा तय पाया जा रहा है, जो 31 अक्टूबर के बाद पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाएगा, उसमें ML1 की लागत 6.6 अरब डॉलर तक महदूद की जाएगी। मेरी जो गुज़श्ता रोज़ बात हुई है प्लानिंग हकाम से, कम्युनिकेशन हकाम से और रेलवे हकाम से, उनकी जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है कि चाइनीज़ हकाम के साथ ML1 का जो नज़रसानी शुदा मंसूबा है उस पर बातचीत जारी है और गुज़श्ता दिनों चाइना में जॉइंट वर्किंग ग्रुप इजलास भी हुआ है, जहां पर सेक्रेटरी कम्युनिकेशन और सेक्रेटरी मवासलात, सेक्रेटरी रेलवे वहां पर मौजूद थे। उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि जो मंसूबे की लागत है उसमें कमी आ रही है, जबकि जो मंसूबे का प्लान है उसमें चेंजेस नहीं की जाएगी। मजमूई तौर पर जो पहले ML1 एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से ऑफर किया गया मंसूबा था, लेकिन बाद में इसको CPEC में शामिल कर दिया गया था। CPEC में शामिल होने के बाद और मंसूबा ताखीर का शिकार होने के बायस इस मंसूबे की लागत 9 अरब डॉलर तक पहुंच गई थी। लेकिन अब चाइनीज़ हकाम और प्लानिंग कमीशन हकाम ने मिलकर जो नया प्लान तैयार किया है उसमें इस मंसूबे की लागत में तकरीबन 2.4 अरब डॉलर की कमी आ रही है। 2.4 अरब डॉलर की लागत के बाद जब ये मंसूबा शुरू किया जा रहा है 6.6 अरब डॉलर की लागत से, तो पहले मरहले में वो प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा जिसकी कॉस्ट सिर्फ 3 अरब डॉलर तक होगी। वो हिस्सा पहले शुरू किया जाएगा जो ज्यादा डैमेज होगा। इसके आपने तफसीलात से आगाह किया।